सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज की आपके बीच में लाया हूँ उत्तराखंड की यह 10वीं वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मेरे 9 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो की पहली प्रश्न है, हम देखते हैं यहाँ पर कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सुदर्शन शाह पवार वंश के 55वें राजा थे। ठीक है, और जब 1803 में या 3 और 4 हम देखते हैं यहाँ पर गोरखाओं का युद्ध जब यहाँ पर हुआ था, तो उस समय हमने देखा कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। और प्रद्युम्न शाह की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर गोरखाओं द्वारा गढ़वाल पर सत्ता स्थापित कर दी जाती है। तो 1815 में सुदर्शन शाह अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, और अंग्रेज़ों से मिलने के बाद वो गोरखाओं को हराने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता मांगते हैं। 1815 में हमको गोरखा शासन से आज़ादी मिलती है, और उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा सुदर्शन शाह को उसका राज्य वापस लौटा दिया जाता है, लेकिन वह भी उनका जो प्राचीन राज्य था श्रीनगर वाला, उसको नहीं लौटाते हैं। तो सुदर्शन शाह 55वें राजा थे जिन्होंने टिहरी की स्थापना करी, टिहरी राज्य की स्थापना जिन्होंने सबसे पहले करी थी 1815 में। ठीक है, 1815 से लेके ये गद्दी पर बैठे, और 1859 में इनका मृत्यु हो गई, और इसके हिसाब से ये 1815 से लेकर 1859 तक रहे, यानी कि 1857 की क्रांति भी इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है, सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर सन 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इससे पहले माना जाता था कि मछुआरों की एक बस्ती हुआ करती थी। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ठीक, और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो सुदर्शन शाह थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, इन्होंने 1848 में पुराना दरबार नामक एक भवन बनाया था, जिसको इन्होंने राज दरबार उस समय कहते थे। ठीक है, किताबें लिखी हैं इन्होंने, सभासार नाम का एक ग्रंथ किताब लिखी है इन्होंने, जो ब्रजभाषा में थी, और जिसको इन्होंने सूरत कवि नाम से उसमें अपने आप को संबोधित किया हुआ है। ठीक है, और टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बुलंदा बदरीश भी कहती थी। ठीक, तो इस प्रकार से सुदर्शन शाह जो थे वो 55वें राजा थे और काफ़ी प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति भी इन्हीं के समय में हुई थी। सकलाना विद्रोह जो सबसे पहला विद्रोह माना था टिहरी का 1837 में, वह भी इन्हीं के समय में हुआ था। इनके उत्तराधिकारी जो थे वो भवानी शाह गद्दी पर बैठे थे 1859 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उत्तराखंड की जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो यह गोपेश्वर के चमोली में स्थित है। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों देहरादून में बाद में हुई थी। पहले इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, और ये हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, तत्कालीन कलकत्ता में, उस समय इसकी बंगाल में, तत्कालीन बंगाल था वो, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय भूकर तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1942 में फिर 1942 जिस समय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान 1942 में इसका मुख्यालय जो है वह हमने देहरादून में शिफ्ट कर दिया था, तब से देहरादून में ही है। ठीक है, इसके महासर्वेक्षण एवरेस्ट थे, जिन्होंने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम XV कहते हैं, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, जो चोटी नंबर 15 जो थी, ठीक है, उसका प्रक्षेपण किया था उन्होंने, और बाद में उन्हीं के नाम पे इस चोटी का नाम रख दिया था एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट का पहले नाम ये था। ठीक है, और भारत का प्रथम जो डाक टिकट है 1854 में जारी हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है जीएस के पर्पज से भी। 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया था। भारतीय पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसी समय आया था, और ये सब डलहौजी के समय में हुआ था। तो 1854 में जब ये भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था, तो वह इस विभाग के ऊपर ही जारी किया गया था, यानी कि उस समय पहला जो डाक टिकट है वो भी सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही जारी किया गया था। तो ये सब फैक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी इसलिए कहा जाता है, 1921 में जब हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुली बेगार प्रथा का प्रचार प्रसार हो गया था, तो उस समय 1921 में क्या हुआ, ये कुली बेगार प्रथा जो कुप्रथा थी, इसको अंत करने के लिए 1921 में बद्रीदत्त पांडे ने एक जनसभा आयोजित की, एक आंदोलन किया था तत्कालीन बागेश्वर में और उत्तरायणी मेले पर जनवरी में। और उसके बाद क्या हुआ कि कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया था, और इसी वजह से इनको उपाधि दी गई थी कुमाऊं का केसरी। ठीक है, गढ़वाल केसरी हेमचंद्र नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है,
उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM स्थित है। ठीक है, भारतीय प्रबंध संस्थान जो है वह उधम सिंह नगर में काशीपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 58। ठीक है, अभी हालांकि इसका नाम बदल चुका है, NH7 कर दिया गया है, NH34 भी इसमें आता है, NH334 भी आता है इसमें। तो ये दिल्ली से बद्रीनाथ होते हुए माणा तक जाता है। 380.8 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून जो है सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला, मतलब नगरीकृत हो चुका है। नगरीकृत का मतलब ये हुआ कि ये अधिकतम क्षेत्र इसका जो है वो शहरी हो चुका है। अब इसमें ग्रामीण वाला इलाका जो है वो ना के बराबर बचा हुआ है। ठीक है, अगला है शिखर फॉल कहाँ स्थित है? शिखर फॉल भी जो है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी घंटा घर किसकी याद में बनाया गया था? ठीक है, तो टिहरी का जो घंटा घर था वो उस समय तत्कालीन महारानी विक्टोरिया के नाम पर, मतलब उनकी याद में बनाया गया था। तो टिहरी जो घंटा घर था, ठीक है, वो कीर्ति शाह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब कीर्ति शाह द्वारा टिहरी का जो घंटा घर था ये 1897 में बनाया और 1897 में तत्कालीन जो महारानी थी विक्टोरिया, उनकी हीरक जयंती पर इसको बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 110 मीटर थी। ठीक है, तत्कालीन, अभी तो डूब चुका है सारा का सारा। 110 फीट ऊंचा था ये। और ठीक है, तो उसमें घंटाघर इन्होंने बनाया गया था। ठीक है, तो 1897, याद रखना बहुत बार पूछा गया है। और यह किसने बनाया था? कीर्ति शाह के द्वारा बनाया गया था। कीर्ति शाह जो थे ये 1886 में गद्दी पर बैठे और 1913 तक रहे। ठीक है, और कीर्ति शाह के बारे में बताएं तो उन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं, काफ़ी इनको अलंकरण भी दिए गए हैं तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा। कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है, नाइट कमांडर की उपाधि दी गई है। ठीक है, और इनके जो विधि परामर्शदाता जो थे वो उस समय तत्कालीन जो एडवोकेट थे तारादत्त गैरोला, इनके ही थे, कीर्ति शाह के ही वो परामर्श नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा 1902 में स्वामी रामतीर्थ जो थे, इन्हीं के समय में टिहरी में पधारे थे। ठीक है, तो कीर्ति शाह के बहुत ज़्यादा कार्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उन्होंने कुष्ठ आश्रम खोला था कीर्ति शाह द्वारा। उन्होंने एक प्रेस की स्थापना भी यहाँ पर की थी। बैंक ऑफ गढ़वाल के नाम से कृषि बैंक भी कीर्ति शाह द्वारा खोला गया था। ठीक है, इसके अलावा 1894 में इन्होंने कीर्ति नगर की स्थापना की थी 1894 में, जो उस समय बिलौली गाँव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा टिहरी में सेना का पुनर्गठन करके इन्होंने माइनर्स एंड सैपर्स फोर्स की स्थापना भी की थी। हिबेट ब्रिज का निर्माण भी किया था। ठीक है, इसके अलावा जो कि भक्ति दर्शन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में कीर्ति शाह को राज ऋषि की उपाधि भी दी थी। इसे अलंकरण जैसे संबोधित उनको किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत है। इसके अलावा सर की उपाधि, KCI की उपाधि जो थी वो भी कीर्ति शाह को दी गई थी 1903 में टिहरी में दिल्ली दरबार में ब्रिटिश शासन के द्वारा। ठीक है, तो वो कीर्ति शाह जो बहुत पॉपुलर राजा रहे और काफ़ी फैक्ट उनके बारे में यहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला के बारे में, इनका जन्म हुआ था 1875 में टिहरी में। ठीक है, तारादत्त गैरोला का जन्म कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, वो गढ़वाल हितकानी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी 1901 में। उसके अलावा कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1918 में हल्द्वानी में, तारादत्त गैरोला उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, 1917 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। एक हम कहें तो सरकार के हितैषी रहे, या सरकार के साथ इनका अच्छा संबंध रहे, तो इसलिए इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है ओकले के साथ मिलकर। ठीक है, 1932 में लिखी थी ये। इसके अलावा सदई 1921 में इन्होंने कविता लिखी थी, गढ़वाली कविता उसकी। ठीक है, पुस्तक की सदई 1921 में लिखी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से तारादत्त गैरोला के एडवोकेट रहे और कीर्ति शाह के विधि परामर्शदाता भी ये रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मोनाल किस राज्य का पक्षी है? ठीक है, तो मोनाल की बात करते हैं यहाँ पर। मोनाल जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड का ही क्या है, पक्षी है। ठीक है, मोनाल जो है उत्तराखंड के राज्य पक्षी है। ठीक है, तो मोनाल के बारे में बात करते हैं। इसको हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। ठीक है, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। हालांकि पहले हिमाचल प्रदेश का भी था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने बदल के अपना जुजुराना कर दिया। उन्होंने अपना जो है वो बदल दिया। हिमाचल प्रदेश का अब नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है कि परीक्षावाणी की पुरानी किताबों में, परीक्षावाणी में उसको चेंजेस नहीं किया गया है। उसमें हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी जो है मोनाल दिया गया होगा, लेकिन वो अब है नहीं। ठीक है, अब बदल चुका है। इसके अलावा नेपाल का अभी भी है।
डाफिया मोनाल परिवार से संबंधित भी एक पक्षी है। मोनाल जो है करीबन 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलेगा, जो कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, ऐसे पहाड़ी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक 1972 के तहत, यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके तहत हिमालय पक्षियों के सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को क्या किया गया था, संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में स्थापित किया गया है टिहरी में। ठीक है, टिहरी हाइड्रो THDC हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, और 1988 के बाद 1989 में इसको टिहरी बांध निर्माण का कार्य भी सौंप दिया गया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को के अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रम्माण। रम्माण की बात करें तो इसमें इसको सन 2 अक्टूबर सन 2009 को इसको क्या कर दिया था, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूर डुंगरा गांव में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और लगभग 11 से 13 दिनों तक की यह उत्सव लगभग होता है। ठीक है, इसमें मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य जो प्रसंग होते हैं उसमें नृत्य करते हैं। तो मुखौटे लगाकर, वो मुखौटे जो बनाए जाते हैं भोजपत्र के लकड़ी के मुखौटे बनाए जाते हैं। तो रामायण उत्सव में ढोल दमाओं वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों के गोरखाओं के बीच के युद्ध का वर्णन है। कुरु जोगी होता है, इसमें हास्य नृत्य, बढ़िया बढ़िया नृत्य, तिब्बत व्यापारियों पर आधारित नृत्य होता है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर सन 2009 को रामायण को विश्व जो यूनेस्को है उसके द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और 2016 में गणतंत्र दिवस की झांकी में जो थीम बनाई गई थी वो रामायण की थीम ही बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, वो था आपका प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के बारे में जानते हैं। प्रद्युम्न शाह जो थे सुदर्शन शाह से पहले जो राजा रहे, 54वें राजा हम इसको कह सकते हैं प्रद्युम्न शाह को। ठीक है, प्रद्युम्न शाह एकमात्र ऐसे राजा थे जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के राजा रहे। ये प्रद्युम्न शाह कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद के रूप में शासन करा, और गढ़वाल जाने के बाद प्रद्युम्न शाह के रूप में उन्होंने शासन करा। ठीक है, एकमात्र ऐसा राजा जो संयुक्त रूप से दोनों कहें तो मंडलों में शासन किया था। ठीक है, प्रद्युम्न शाह का शासन रहा 1786 से लेकर 1804 गढ़वाल में। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के शासनकाल के बारे में जो तिथियां हैं वो अलग अलग जरूर मिलती हैं, लेकिन हम उसको 1786 और 1804 को सही माना जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी जो था ये प्रधानमंत्री रहा था प्रद्युम्न शाह का, लेकिन प्रद्युम्न शाह जब कुमाऊं छोड़ के चले गए तो फिर उसके बाद कुमाऊं में थोड़ा सा क्या रहा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है शासन का जो था वो बागडोर बाद में फिर मोहनचंद के जो हैं उनके द्वारा हत्या लिया था। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह जो थे वो 1804 में, अब हुआ क्या था कि 1803 में यहाँ पर अमर सिंह थापा और हसदेव चौधरी के नेतृत्व में आपदा आई थी, तो उस आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया 1803 में। उसके बाद 14 मई 1804 में खुरबुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह को वीरगति प्राप्त हुई दूसरे युद्ध में। ठीक है, खुरबुड़ा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में राजा राय दयाल सिंह जो थे लंढौर रियासत जो रुड़की के थे उनके द्वारा इनकी सहायता की गई थी, हालांकि फिर भी यह नहीं जीत पाए, और इस प्रकार से खुरबुड़ा के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। और सुदर्शन शाह के जो पिताजी थे यानी कि प्रद्युम्न शाह वो मारे गए। सुदर्शन शाह भाग कर हरिद्वार में उन्होंने शरण ली। बाद में सुदर्शन शाह के प्रयासों के द्वारा ही गोरखा साम्राज्य का अंत किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह को हम गढ़वाल का हुमायूं कह सकते हैं, हालांकि 2 बार इसने प्रयास जरूर किया था, ठीक है, जीतने का, लेकिन जीत नहीं पाया। ठीक हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्प में से राजा और उसकी राजधानी दी गई हैं, सही सम्मिलित आपको करनी है। ठीक है, पहला है सोमचंद और राजबूंगा, ये बिल्कुल सही है। सोमचंद की राजधानी राजबूंगा किले में ही थी। ठीक है, सोमचंद जो है चंद वंश के शासक संस्थापक थे, और सोमचंद के समय में काली कुमाऊं में तत्कालीन राजा जो ब्रह्मदेव था उसने अपनी बेटी की शादी इनके साथ करी, और 15 बीघा जमीन इनको दान में दी थी सोमचंद को। ठीक है, प्रयागराज से आया, झूसी प्रयागराज से आया हो बताया गया है प्राचीन किताबों में। उसके अलावा सोमचंद जो था उसने 15 बीघा जमीन में एक किला बनाया, जिसको राजबूंगा किला कहते हैं। वहाँ से अपनी चंद वंश की शुरुआत करी, जो बाद में संपूर्ण कुमाऊं में छा गए थे। ठीक है, इसके बाद कनकपाल और देवलगढ़, ये गलत है क्योंकि कनकपाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। देवलगढ़ तो बाद में कौन ले गया था, अजयपाल ले गया था। तो अजयपाल की टिहरी, ये गलत है क्योंकि अभी मैंने बताया था टिहरी के बारे में। टिहरी सबसे पहले बसाई थी सुदर्शन शाह द्वारा, तो ये भी गलत हो गया। मान शाह की चांदपुरगढ़ नहीं हो सकती क्योंकि मान शाह के समय में जो राजधानी थी वो कहाँ आ चुकी थी, श्रीनगर आ चुकी थी। ठीक है, तो मान शाह के समय में राजधानी श्रीनगर आ चुकी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
अगला है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो देखिए लघु हिमालय की हम बात करते हैं, 4 हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, और लघु हिमालय हो गया जिसको हम मिडिल हिमालय कहते हैं, और नीचे शिवालिक हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांस और ग्रेटर है, इसके बाद तो मध्य हिमालय की बात हो रही है, लघु हिमालय की यहाँ पर जो बात हो रही है सॉरी, तो यहाँ पर शिवालिक और ग्रेटर के बीच में, ठीक है, शिवालिक और ग्रेटर के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, हमारा लघु हिमालय के मध्य हिमालय स्थित है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ता है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। देखो रिवर राफ्टिंग के लिए जो नदी प्रसिद्ध है वो गंगा है। ठीक है, गंगा सर्वाधिक है, क्योंकि कौड़ियाला और शिवपुरी 2 ऐसे मेन पॉइंट हैं रिवर राफ्टिंग के जो फेमस हैं। ठीक है, ऋषिकेश में, वो आपके टिहरी और ऋषिकेश में, वो कहाँ है, गंगा के किनारे में ही स्थित है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनसंख्या कौन सी है। तो ये है जौनसारी, सॉरी, दूसरी सबसे बड़ी जनजातियों की बात हो रही है, क्योंकि थारू जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार थारू अभी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और दूसरे नंबर की गढ़वाल की जौनसारी जनजाति है। ठीक है, तो जौनसारी जो है वो जौनसार और बावर क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी और आपके देहरादून के बॉर्डर क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो हो जाएगा आपका देहरादून में। तो देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी 1906 में की गई थी, और 2006 में इसने अपनी 100 वर्ष पूरे किए थे। ठीक है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, गढ़वाल मंडल में टोटल कितने जिले हो जाएंगे, 7, और कुमाऊं मंडल में 6, तो टोटल 13 जिले हैं, जिसमें बागेश्वर जो है वो कुमाऊं का भाग है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो इसमें देखते हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोसी, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। डाउट ऐसा है कि जैसे कि अगर हम बात करें गंगा को ले लें भागीरथी के साथ जोड़ के, तो यहाँ पर गंगा सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के लिहाज से, क्वेश्चन जैसे बनाया गया है उत्तराखंड के पर्पज से हम इसको देखें, तो उत्तराखंड के पर्पज से ही हो जाएगा कि यहाँ पर कोसी। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, गंगा जो है 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। अगर हम एनसीईआरटी देखें तो 110 मान लेते हैं, चलो एनसीईआरटी में 110 दिया हुआ है। ठीक है, कोसी की लंबाई है 168, इसकी है 168। ठीक है, गोमती भी बहुत छोटी है। ठीक है, उसकी लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, करीबन आपके बहुत छोटी है वो। ठीक है, इसके अलावा रामगंगा जो है, अगर हम पूर्वी रामगंगा फिर दिया नहीं है इसने, अगर पूर्वी रामगंगा कहें तो 108 है, और अगर पश्चिमी रामगंगा की बात करें हम तो वो 155 है। ठीक है, तो 155 है। ठीक है, इस हिसाब से सही है। अगर हम यहाँ पर नेशनल रूप में देखें कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फिर गंगा हो जाएगी। ठीक है, गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर, अब वो तो ठीक है, पूरी गंगा की लंबाई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर उत्तराखंड से लिहाज से इस क्वेश्चन पर देखेंगे तो इसका सही आंसर कोसी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनेरी भाली परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो मनेरी भाली परियोजना जो है वह कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा होगा। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करते हैं यहाँ पर। अब गंगोत्री नेशनल पार्क इसका सही आंसर होगा। गंगोत्री जो है नेशनल पार्क है, उसकी जो टोटल जो क्षेत्रफल उसका वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। 2390 वर्ग किलोमीटर का टोटल क्षेत्र है। 1989 में स्थापना हुई है। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी जो है आपका वो है 820, राजाजी जो है वो 820 है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। स्थापना हुई है राजाजी की 1983 में। इसके बाद नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना, लेकिन है 624 वर्ग किलोमीटर लगभग। ठीक है, और उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं जो 1980 में बना है, 472 वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो सबसे बड़ा कौन है, गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री जो है वो है 2390। अगला चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। अब देखो चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन, पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1974 में की गई थी। ठीक है, और गौरा देवी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय या पॉपुलर बनाने का श्रेय चंद्र प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा को दिया जाता है। ठीक है, अगला है गैड़ा सिंह किस चंद्र शासक का सेनापति था। गैड़ा सिंह जो था वो लक्ष्मी चंद्र का सेनापति था।
अब लक्ष्मीचंद की बात करते हैं। लक्ष्मीचंद को प्राचीन मतलब ग्रंथों में, कई किताबों में लखुली बिराली के नाम से भी उद्धृत किया गया है, यानी कि उसको ऐसा माना जाता है कि वो बहुत डरपोक था या बिल्ली भीगी बिल्ली बना जाता था, इसलिए उसको लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि गैड़ा सिंह, गैड़ा सिंह जो था इसका सेनापति था, क्योंकि इससे एक कहानी जुड़ी होती है। कहते हैं कि खतड़वा नाम का त्यौहार जो बनाया था वो इसी लक्ष्मीचंद के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अभी कई इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। सही हो सकता है कि ये पहले से यहाँ पर चलता था, जो भी रहा। बट अगर हम उत्तराखंड का मतलब जो हम कुमाऊं का इतिहास उठाएं बद्रीदत्त पांडे, उनके अनुसार लक्ष्मीचंद द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। अब रुद्रचंद का बेटा था ये, और लक्ष्मण इसका नाम मिलता है, कहीं कहीं पर लखुली बिराली इसका उपनाम मिलता है। ठीक है। जहांगीरनामा में भी इसका वर्णन है, उसमें लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक बताया गया है। कहा जाता है कि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किए थे, जो विफल रहे। 8वीं बार जो इसका जो 8वें जो आक्रमण था वो इसका सफल रहा था, जिसमें खतड़ सिंह मारा गया था गढ़वाली सेनापति, और गैड़ा सिंह जो था वो कुमाऊं सेनापति की जीत हुई थी। इसमें ऐसा माना जाता है कि उसके बाद इसने खतड़वा नामक त्यौहार की शुरुआत की। वो अपना अपना मत है, ठीक है, इतिहासकारों द्वारा। लक्ष्मीचंद ने न्योवाली और बिस्टाली नामक कचहरियाँ भी बनाई थी। न्योवाली कचहरी जो थी वो जनता के लिए थी, बिस्टाली जो थी वो सैनिक मामलों की न्याय को देखती थी। बड़े बड़े बाग बगीचे इसके द्वारा लगाए गए। लक्ष्मीचंद के द्वारा लक्ष्मेश्वर बाग बनाया गया है, कबीना बनाया गया, नरसिंहबाड़ी अल्मोड़ा में जो प्रमुख बाग हैं वो बनाए गए। इसके अलावा जूलिया व सिरती नामक टैक्सेस जो था वो भी लक्ष्मीचंद द्वारा ही लगाया गया था, ऐसा माना जाता है। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में भी इसके द्वारा किया गया था, ऐसा मानता है। इसका एक भाई था शक्ति गोसाई, जो जो था आपका जो जन्मांध था, और इसको हम कुमाऊं का धृतराष्ट्र के नाम से हम इसको जानते हैं, जो लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, इसीलिए वो गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, खिरसू पौड़ी में है, औली चमोली में है, शीतला खेत अल्मोड़ा में है, कौसानी जो है वो बागेश्वर में स्थित है। तो आधा बागेश्वर आधा अल्मोड़ा की बॉर्डर में है, बट बागेश्वर ही इसको मानते हैं कौसानी, मेन कौसानी, और इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए डी। अगला, किस शासक द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी? तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि जो दी गई थी, ऐसा माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का जो भाई था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा दिया गया। तो इसमें ऑप्शन में असल मोहम्मद MBT दे दिया है, बट इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका सही नाम होगा। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसके बाद जो गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, उसने माना जाता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। गरुड़ ज्ञानचंद 1365 ईस्वी से लेकर 1420 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहे। ठीक है, और इन्होंने पहला चंद्र शासक भी माना जाता है जो दिल्ली गया था। ठीक है, और जो मुगलों से मतलब वहाँ दिल्ली सल्तनत के लोगों से मिला था, यानी कि उनसे मिलने के बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक उस समय इसके समकालीन बैठता है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ठीक। और लेकिन इस प्रश्न को देने का कारण ये रहा किताब में, क्योंकि एटकिंसन ने ही बोला है कि उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दी थी। एटकिंसन ने बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था उस समय, क्योंकि कार्यकाल अलग बैठता है। ठीक है, तो ज्ञानचंद का जो चिन्ह था वो गरुड़ था, इसलिए विष्णु का उपासक माना जाता है, हो सकता है इसलिए इसको दिया गया। एक ताम्रपत्र इसका बहुत फेमस है, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, वो ज्ञानचंद से संबंधित है, कई बार पूछा जाता है। उसको उसमें सोर का विजेता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सोर यानी कि पिथौरागढ़ को जीतने वाला राजा कौन था? ज्ञानचंद था। ठीक है, गोबासा ताम्रपत्र पूछा गया, वो भी गरुड़ ज्ञानचंद का है। नीलू कठायत ज्ञानचंद का सेनापति था। ठीक है, ये भी इसमें आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गरुड़ ज्ञानचंद एक प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलू देवता गॉड ऑफ जस्टिस किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये CM अग्रवाल के द्वारा लिखी गई थी। अगला है, किस राज्य में जैविक खेती उत्कृष्ट कार्य हेतु 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था? तो वो था अपना उत्तराखंड। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, अगला है सप्त सिंधु देश का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? ठीक है, सप्त सिंधु देश का जो प्रयोग किया गया है वो गढ़वाल के लिए किया गया है। अलकनंदा, भागीरथी और उसकी कुछ सहायक नदियों का तो मिलाकर सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में उसका वर्णन यहाँ पर प्राचीन इतिहासकार द्वारा किया गया है। अगला है, रथी देवता मंदिर कहाँ है? रथी देवता मंदिर टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गढ़वाल कहा जाता है? अब देखो यहाँ पर अजयपाल इसका सही आंसर, गढ़वाल या गढ़पाल या गढ़वाला। एक्चुअल में कुछ किताबों में इसको गढ़वाला भी बोला गया है, गढ़वाला। ठीक है, गढ़ मतलब क्योंकि 52 गढ़ थे, और 52 गढ़ होने की वजह से क्या हुआ, इसने सभी गढ़ों को जीत लिया, और गढ़ जीतने के वजह गढ़पति या गढ़वाला कहलाया।
ठीक है। तो उसी का अपभ्रंश मानते हैं कि गढ़वाल शब्द उसी समय आया था। पौड़ी को कहते हैं गढ़वाल एक्चुअल में, अगर नॉर्मल गढ़वाल कहते हैं तो पौड़ी के लिए ही यूज़ किया जाता है पौड़ी, ठीक है। जैसे कुमाऊं वर्ड सिर्फ अल्मोड़ा के लिए यूज़ किया जाता था एक ज़माने में, मतलब कुमाऊं में सिर्फ एक ही जिला था, वो था आपका अल्मोड़ा। वैसी संपूर्ण अगर हम बात करें गढ़वाल में, टिहरी को छोड़ते हैं तो उस समय गढ़वाल शब्द टिहरी मतलब पौड़ी के लिए यूज किया जाता था। अब हुआ क्या था कि अजयपाल ने सभी गढ़ों को जीत लिया, तो इसलिए इसको गढ़वाल या गढ़वाला कहलाया या गढ़पाल कहलाया, उसी का अपभ्रंश बाद में गढ़वाल बना। तो ये शब्द जो है इसके लिए यूज किया गया, अजयपाल के लिए किया गया, तो इसने 52 गढ़ों को जीत लिया था इसलिए। अगला है 33वां प्रश्न, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है, ठीक है। तो मैग्नेसाइट भंडार मिलता है बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में और चमोली में, ठीक है। तो इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये होती मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थी लगभग 33 प्रश्नों की। तो मेरी 10वीं वीडियो है, तो